मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में एक ऐसे विषय के साथ उपस्थित हैं जो तमाम तरह के बोर्ड स्तर के एग्जाम, चाहे वो 10th के हो, 12th के हो, CBSE बोर्ड हो या किसी स्टेट बोर्ड हो, और साथ साथ तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो जिस टॉपिक के साथ हम हैं वो हिंदी व्याकरण का टॉपिक है शब्द को सबसे पहले हम एक रूप देते हैं, परिभाषित करते हैं। शब्द वर्णों का यानी अर्थ से देखें, एक सामान्य अर्थों में देखें तो अक्षर का समूह है, वर्णों का समूह है। अब सवाल है वर्णों का कैसा समूह? तो वर्णों का, अक्षरों का वैसा समूह जो सार्थक अर्थ देता हो, जो सार्थक हो, स्वतंत्र हो और अक्षरों से बना हो। एक से अधिक या एक से अधिक अक्षरों से बने सार्थक स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द स्वतंत्र होता है, सार्थक होता है, एक अक्षर से बना हुआ भी हो सकता है। हाँ, ना, राम, श्याम, ये सब शब्द हैं। शब्द का वर्गीकरण जब हम करेंगे तो शब्द के वर्गीकरण का 4 आधार होता है। पहला आधार होता है शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, वो कहां से निकला है, कहां से उत्पन्न हुआ है। उत्पत्ति कह ले, व्युत्पत्ति कह ले, उद्गम कह ले, स्रोत कह ले, इतिहास कह ले। यानी उत्पत्ति, उद्गम, स्रोत और इतिहास, यानी चारों के एक ही अर्थ होंगे। किस स्रोत के आधार पर जब हम शब्द का वर्गीकरण करेंगे तो ये 5 वर्ग होता है इसका, स्रोत के आधार पर। पहला है तत्त सम। तत्त, हिंदी में तत्त सम को जब हम उसको तोड़ेंगे तो तत्त प्लस सम ये आएगा। तत्त मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान। किसके समान? तो तत्त प्लस सम, तत्त का अर्थ होता है उसके समान। हमारी मातृभाषा संस्कृत है, यानी हिंदी की जो जन्म हुआ, हिंदी की जो कहानी है वो संस्कृत से शुरू होती है। पाली अपभ्रंश, प्राकृत, पाली प्राकृत अपभ्रंश होते होते यहां तक पहुंची। तो उस समय के जो शब्द, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में उसी तरह से प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। यानी हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वैसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं, अर्थात बिना रूप बदले हुए आज भी प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, सूर्य आदि ये सब शब्द हैं। संस्कृत में भी सूर्य ही होता है, हिंदी में लिखिए सूर्य अगर, तो इसको कहेंगे तत्सम। अब है हमारा तद्भव। तद्भव, तत्भव, तद्भव, तत् जोर भव, उससे होना, उससे हुआ है, उससे निकला है। किससे निकला है? संस्कृत से निकला है। यानी संस्कृत से प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी होते हुए जो आ गया है इसको हम कहते हैं तद्भव। जैसे देखिए, अग्नि से निकलता है आग, अग्नि तत्सम है, और इससे अब भी जो प्रयुक्त होता है आग, तो आग को कहेंगे तद्भव। कुछ लिस्ट है संस्कृत, प्राकृत, हिंदी के। उज्ज्वल, उज्ज्वल जो संस्कृत में थे वो ज, यानी दोनों देखिए अर्ध ज है, और प्राकृत में जब ये आया तो हो गया उज्जवल। उज्जवल से प्राकृत में आ गया तो उज्जवल, और हिंदी में आते हुए इसका नाम बढ़ा जाता है उज्ज्वला। तो उज्ज्वला को हम कहेंगे तद्भव, उज्जवल से निकला। इसी तरह से कर्पूर, कपूर, कपूर, संध्या, संझा, साझा, साझ, हस्त, हथ, हाथ, हाथ, साझ, कपूर, उजला, ये सब जो शब्द हैं ये हैं तद्भव। अब है हमारा देशज शब्द, नाम से ये देश में जन्मा, देशज, देश जोड़ ज, देश में ही जन्मा, देसी भी कह लीजिए इसको। देश शब्द को थोड़ा समझना है। इसका अभिप्राय नेशन से होता है, राष्ट्र से होता है, लेकिन देश शब्द का जो प्रचलन आया वो इससे कह सकते हैं जहां आप होते हैं उसी के इर्द गिर्द का जो क्षेत्र होता है इसको देश कहते हैं। तो जो अपने ही देश में, अपने ही क्षेत्र में परिस्थिति बस आवश्यकता अनुसार पैदा हो गए हो शब्द, उनको कहते हैं देश।
ध्यान में रखना, अपने ही क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार परिस्थिति बस पैदा होने वाले शब्द को देशज कहते हैं। लोटा, थाली, कटोरा, खाट, ये सब शब्द, पगड़ी, पाग, ये सब सुनाई देता है, ये हमारा देशज है। अब है हमारा विदेशज, विदेश में जन्मा, देशज के ठीक उल्टा ये विदेशज, विदेश में जन्मा। आगत भी कह सकते हैं इसको, विदेशी कहिए, आगत, आया हुआ, दूसरे के यहां से आया हुआ। हमारे देश में मुसलमानों का शासन हुआ, इस्लामिक शासन हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ, हमारे देश के कुछ हिस्से में पुर्तगाली आए, उसके बाद भिन्न भिन्न कंपनियां आई व्यापार करने के लिए। तो जो कंपनी आई व्यापार करने के लिए अपने साथ साथ अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को भी लाती है, और इसके प्रभाव हिंदी में दिखते हैं। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो विदेशियों से लिए गए हैं, अर्थात विदेशी भाषा से प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं विदेशज। बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल होता है, बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल इसका होता है। ऐसे तो हिंदी में विदेशज शब्द बहुत हैं, बहुतों देश से लिए गए हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे प्रमुख हैं उनको 3 रूप से हम कर सकते हैं। सबसे अधिक शब्द आते हैं फारसी से, फारसी के 3500 शब्द आपको मिलेंगे। इसके प्रमुख लिस्ट को हम आपको बाद में बताएंगे, आप हमारे टेलीग्राम लिंक से इसको देख सकते हैं कि 3500 में से जो प्रमुख शब्द हैं इसमें कौन कौन है। वही 2500 अरबी शब्द हैं, और अंग्रेजी के 3000 शब्द हैं। मास्टर, सर, लालटेन, टीचर अंग्रेजी के शब्द हैं। इसके अलावे जो आए हैं तुर्की से, पश्तो के, पुर्तगाली हैं, फ्रेंच हैं, डच हैं, रूसी हैं, चीनी हैं, जापानी हैं। मैं यहां एक शब्द बता देना चाहता हूं, 2-3 शब्द ध्यान में रखना है। हिंदी के जो शब्द हैं वो देशज नहीं है, विदेशज है, वो फारसी भाषा से आया। इसी तरह से अंग्रेजी, आश्चर्य लगेगा, अंग्रेजी भी फ्रेंच भाषा की शब्द है, अर्थात अंग्रेजी इंग्लिश शब्द वर्ड नहीं है, अंग्रेजी फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो इसके लिस्ट बहुत लंबे हैं, इसलिए हम आपको, चूंकि इन शब्दों के बारे में नहीं कहा जा सकता, चर्चा नहीं की जा सकती यहाँ पे। अब हम आते हैं उद्गम के आधार के बाद, देखते हैं पहला आधार था। उसके बाद दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में अंतर है। उत्पत्ति तो वहां जहां से उत्पन्न हुआ, और व्युत्पत्ति से निकला हुआ। तो जिससे निकला है इस आधार से, यानी जो उसकी रचना है, इस आधार से हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ का अर्थ होता है, रूढ़ को थोड़ा सा चेंज कीजिए, रूट पढ़िए, रूट, ROOT, रूट मतलब मूल, जड़, यानी जो मूल शब्द है, अर्थात जिस शब्द को तोड़ दें, अलग अलग कर दें तो कोई अर्थ प्रदान न कर दे, अपने में वह पूर्ण होता है, अकेले बना होता है, सार्थक खंड उसका नहीं हो सकता है, किसी अन्य शब्द के मेल से नहीं बनता है। इस शब्द को मौलिक शब्द कहते हैं या अयौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए दीन, अब दीन में से, दियानों में से किसी को अलग अलग कर दे तो कोई अर्थ नहीं देगा। मुंह, घोड़ा, घर, आपको अगर इसके समझना है कि ये रूढ़ है कि यौगिक है, तो आप उसको खंड करें। खंड करने के बाद अगर आपको लगता है जो खंड प्राप्त हुआ उसका भी एक अर्थ है, वो भी एक शब्द है, तो आप यौगिक कर सकते हैं। तो यौगिक स्वाभाविक है, मेल से बना है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना होता है, और उसके अर्थ उस तरह से होते हैं जैसे विज्ञान होते हैं। वी मतलब विशेष, ज्ञान मतलब नॉलेज, जानकारी, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसी तरीके से राजपुत्र, राजा के पुत्र को राजपुत्र कहते हैं। राजकन्या, राजा की कन्या को राजकन्या कहते हैं। तो ये सब जो इनको दिखाई दे रहा है वो हमारा है मुख्यमंत्री, मुख्य हो मंत्री, मुख्य अलग, मंत्री अलग, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब के सब यौगिक शब्द हैं। योग रूढ़, योग रूढ़ भी मेल से ही बनते हैं। अब सवाल है कि ये मेल से बने, ये मेल से बने, तो मेल से योग रूढ़ भी बनते हैं, योग से मेल से यौगिक भी बनते हैं। 2 शब्दों के मेल से यौगिक, 2 शब्दों के मेल से योग रूढ़। अंतर क्या है? योग रूढ़ अपना एक विशेष अर्थ प्रदान कर देते हैं, योग से बनते हो और एक अलग अर्थ देते हो, जिससे मिलकर बने हैं वो अर्थ नहीं देकर एक नया अर्थ दे देते हैं। जैसे देखिए, हम एक इस्तेमाल करते हैं जलज, जल से जन्मा हुआ, लेकिन इस्तेमाल किया जाए जब कमल के लिए तो उसको कहा जाता है योग रूढ़। पीतांबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, घेरा, तो पीला वस्त्र सामान्य अर्थ, परंतु विशेष अर्थ भगवान श्री कृष्ण को कहा गया। 10 आनंद, 10 आनंद
लेकिन बराबर। जितने बहुव्रीहि समास होते हैं वो सब के सब योग रूप। एक चीज मेरा छूट गया था, उत्पत्ति के आधार पर विदेशज के बाद एक था संकर। इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। संकर मतलब होता है हाइब्रिड नस्ल की, यानी मिलल जुलल। एक देसी विदेशी, दोगो विदेशी, यानी देसी प्लस विदेशी या विदेशी प्लस विदेशी, इससे जो निकलेंगे उसे कहेंगे संकर शब्द। छाया संस्कृत का, दार फारसी, छायादार संकर। पान दान हिंदी फारसी। नाकाबंदी हिंदी, नाकाबंदी फारसी, मिल गया नाकाबंदी। इस तरीके से देशज प्लस विदेशज, विदेशज प्लस विदेशज, दोनों मिलकर के बनते जब हो तो उसको कहते हैं संकर। संकर का सामान्य चीज होता है हाइब्रिड, यानी मैक्सिंग से इंटरमिक्सिंग करना, वो कहलाता है हमारा संकर। अगला जिससे हम शब्द को वर्गीकृत कर सकते हैं वह हमारा रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या व्याकरणिक विवेचन से। तो इसमें यानी रूप प्रयोग में क्या होता है इसको देखते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही रूप में बने रहते हैं, उनमें कोई विकार पैदा नहीं होता, किसी तरह की विसंगति नहीं आता है, वो अपने मूल रूप में रहते हैं। वाक्य में किसी के साथ उनको जोड़ दो, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। अब कुछ का होता है संगत में बिगड़ जाते हैं, तो जो बिगड़ जाते हैं, जो शब्द बिगड़ जाते हैं उसे कहते हैं विकारी। किनके संगत में नहीं बिगड़ जाए, कि वाक्य में आए जिनके संगत में उन पर लिंग का प्रभाव पड़ जाए, लिंग हो तो बिगड़ जाए, कारक हो तब भी बिगड़ जाए, वचन हो तब भी बिगड़ जाए, यानी लिंग वचन कारक से रूप में बदलने वाले शब्द को कहेंगे विकारी। लिंग वचन कारक से रूप में परिवर्तन न होने वाले को कहेंगे अविकारी। मूल रूप में रहते हैं, एक ही रूप में रहते हैं, मूल रूप में रहते हैं, एक ही रूप में रहते हैं। जितने संज्ञा हैं, जितने सर्वनाम हैं, जितने विशेषण हैं, जितनी क्रियाएं हैं, सब के सब विकारी हैं। मोहन आम खाता है, सीता आम खाती है, राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं लिंग पढ़ने के कारण क्रिया का पढ़ता है अपढ़ती है हो जाता है, तो क्रिया का रूप बदलता है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, और हम सब जानते ही हैं संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। ऐसे इसकी चर्चा बाद में होगी। संज्ञा प्रायः नाम, जितने नाम है संज्ञा है, और नाम के बदले में जो प्रयुक्त किए जाते हैं उसको कहते हैं सर्वनाम कहते हैं, और उसकी जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। और क्रिया के लिए तो एक सामान्य है, उसमें ना से अंत होने वाला ऐसे एक्शन में जो हो उसको कहते हैं क्रिया। तो ये था हमारा। अब अविकारी का कैसे आप पहचानेंगे कि अविकारी कौन है? तो अविकारी में कहा मूल रूप में रहते हैं, रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं, अर्थात उनमें किसी तरीके का खर्च नहीं होता है, व्यय नहीं होता है। तो जितने अव्यय हैं सबके सब अविकारी शब्द। यदा, कदा, आज, में, यथा, ये सब अव्यय हैं, और ये सब के सब आज राम आएगा, आज सीता आएगी, तो आज ही रहता है, आज के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब उसके बाद लास्ट है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर अगर हम देखेंगे तो शब्द को हम कितने तरह से बांट सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही अर्थ के देते हैं, यानी उनके अर्थ बदलते नहीं, एक ही अर्थ देते हैं, तो उसको कहेंगे एक आर्थी या एकार्थक शब्द। एकार्थिक शब्द या एकार्थक शब्द, एक ही अर्थ देने वाले शब्द। अनेकार्थी, एक से अनेक अर्थ देते हो। अब जैसे आपको कहा जाए हार, तो हार का सेंस होता है यानी पराजय, ये भी होता है, और हार का अर्थ होता है माला की। अब हार को आप अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसी तरीके से अंश, हिस्सा, अंश फ्रैक्शन भाग, अंश तो कुल, वंश भी होता है, कुल किनारा भी होता है, कर मतलब हाथ भी होता है, और एक कर का इस्तेमाल हम लोग कहते हैं जो टैक्स लिया जाता है उससे। तो अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है एक से भिन्न भिन्न, यानी एक से ज्यादा अर्थ देने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तीसरा है हमारा समानार्थी, समानार्थक या पर्यायवाची। भिन्न भिन्न शब्द एक ही अर्थ देते हो। धरती का पर्यायवाची शब्द कहते हैं, वसुंधरा कहते, पृथ्वी कहते, धरणी कहते, धरा कहते। तो इस तरीके से इसी प्रकार से आकाश का, गगन मतलब पानी का पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसका तो बड़ा लंबा सा लिस्ट होता है। इसके लिए जैसा हमने जिक्र किया
पर्यायवाची शब्दों का, विदेशज शब्दों का, देशज शब्दों का ये लिस्ट आपको अलग से देखना होगा। और विपरीतार्थक शब्द कहते हैं भिन्न भिन्न शब्द होंगे, विपरीत अर्थ होंगे। तो विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, समानार्थक शब्द ये ऐसे हैं जिनको की अकेले अस्तित्व नहीं होते, उनका दो या दो से अधिक होते हैं। विपरीतार्थक शब्द तो निश्चित ही हैं, और समानार्थक शब्द की बात आएगी तब ही हो सकता है जब एक से अधिक शब्द हो। ये था हमारा शब्द का मिला जुला सा असर। एक बार फिर से ध्यान में रख लें, शब्द एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई ध्वनि है, सार्थक ध्वनि है, स्वतंत्र ध्वनि है। एक छोटी सी जानकारी यही भी मैं साझा करना चाहता हूं, शब्द और पद में क्या एक बहुत मामूली सा अंतर है। शब्द और पद, शब्द जब स्वतंत्र हो तो शब्द, और जब वो वाक्य का हिस्सा बन जाते हैं। राम अकेले हमने लिखा, शब्द है। राम जाता है, अब यह एक वाक्य है, राम जाता है। अब ये राम यहाँ पद है, यहाँ राम शब्द था और यहाँ राम पद है। तो जब एक शब्द वाक्य का हिस्सा, उपवाक्य का हिस्सा बन जाता है तो पद कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।